हेलो पेयर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जे क्लास मेरठ। मेरा नाम है शिवांश और आज मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुका हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की वन शॉट वीडियो। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, हम ऑलरेडी बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 अलग अलग वन शॉट वीडियो ला चुके हैं, जहां पर हर सिंगल वन शॉट वीडियो के अंदर सिंगल यूनिट को कवर किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपसे स्टूडेंट लेकर आ चुका हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 4 मेमोरी मैनेजमेंट की वन शॉट वीडियो। सो आज की इस वन शॉट वीडियो के अंदर हम यूनिट 4 के जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबको अच्छे से कवर कर रहे होंगे। डिटेल में समझेंगे मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती है एंड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप किसी भी आईटी के इंटरव्यू में जा रहे हैं वहां पर एक दो क्वेश्चन आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ लिए जाते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। सो इसी सीरीज मतलब इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी। एंड अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है तो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपके लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा अगर आप कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं या आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे हैं या फिर आप मास्टर्स कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, तब भी वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का सेम सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक दो टॉपिक आगे पीछे हो सकता है बट मोस्टली जितना भी सिलेबस है वो सब सेम ही सिलेबस है। जो आज की डेडिकेटेड वीडियो है वो है बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। बट इसके अलावा कोई भी अगर आप देख रहे हैं, कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर आप है और आप ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट से आज की इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आज की इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जे क्लास मेरठ के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। साथ ही साथ आप जे क्लास मेरठ के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जितने भी यूनिट्स आ रही है, जितनी भी वन शॉट वीडियो जा रही है उनकी आपको पीडीएफ प्लस पीपीटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जे क्लास मेरठ के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो फटाफट से आज की इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। मेमोरी मैनेजमेंट इज ए कोर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, वहां पर हमने जाना था कि मेमोरी मैनेजमेंट एक कोर फंक्शन है, मेन फंक्शन है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। क्योंकि कोई भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी लिए यूज किया जाता है जिससे हमारा हार्डवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सके, राइट। और अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है तो कोई ना कोई मेमोरी भी यूज कर रहा होगा। अब वो मेमोरी को किस तरीके से यूज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से मेमोरी को यूटिलाइज करेगा या मैनेज करेगा, ये इसका एक मेन कोर फंक्शन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट कोर फंक्शन है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर? एलोकेट करता है, ट्रैक करता है एंड डीएलोकेट करता है मेमोरी स्पेस फॉर प्रोसेसेस। हर प्रोसेस के लिए ये एलोकेट करेगा, ट्रैक करेगा एंड उसको फिर बाद में डीएलोकेट करेगा, राइट। इट इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी क्या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके, राइट। कोई भी मेमोरी हमारी वेस्ट ना हो, मोस्ट जितना भी हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा है वो इफेक्टिवली हो सके, कि यहाँ पर हमारी मेमोरी वेस्ट ना हो, राइट। प्रोटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ प्रोसेस मेमोरी, जो प्रोसेस मेमोरी है उसकी प्रोटेक्शन हो सके एंड वो आइसोलेटेड रहे। आइसोलेटेड मतलब हर प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस पे अलग अलग मेमोरी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही मेमोरी दोनों प्रोसेस को हमने दे दिया और वहां पे मेमोरी आपस में कोलैप्स कर रही है, राइट। अगर वहां पे कोलैप्स करेगी तो वहां पे डेडलॉक भी हो सकता है, वहां पर हमारी मेमोरी में जो शेयर डेटा है वो भी वहां पे भी कोई बड़ी एरर आ सकती है, राइट। नाउ फास्ट एंड फ्लेक्सिबल मेमोरी एक्सेस। ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि जब हम मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, तब वह मेमोरी को फास्ट एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस प्रोवाइड कराए। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लॉजिकल यूनिट्स लाइक पेजेस, सेगमेंट्स और ब्लॉक्स बेस्ड ऑन द
ऑपरेटिंग सिस्टम पॉलिसी। मेमोरी को डिवाइड करते हैं लॉजिकल यूनिट्स में। क्या क्या लॉजिकल यूनिट्स है? पेजेस में डिवाइड करते हैं उसको, सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और ब्लॉक्स के अंदर हम उसको किसी भी मेमोरी को डिवाइड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? ओएस की पॉलिसी, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या पॉलिसी है, क्या रूल वो फॉलो कर रहा है, उस ब्याह पर हम मेमोरी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। राइट नाउ बेसिक बेयर मशीन। बेसिक बेयर मशीन क्या होती है? अब ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में जाता है। सो डेफिनेशन की बात करें, बेयर मशीन इज ए कंप्यूटर सिस्टम विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बेयर मशीन होती है, ये क्या है? एक कंप्यूटर है, बट इस कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। सो ए बेयर मशीन इज ए कंप्यूटर सिस्टम विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम्स मस्ट, प्रोग्राम क्या होना चाहिए? रन डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर। अगर कोई भी प्रोग्राम हार्डवेयर पर डायरेक्टली रन हो रहा है, इसका मतलब वो बेयर मशीन है। इंक्लूड्स देयर ऑन इनपुट आउटपुट रूटीन्स, खुद के इनपुट आउटपुट रूटीन्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के। नो एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेसेस, सो एग्जैक्टली जो मेमोरी एड्रेस है उसको जानता है बेयर मशीन, इसलिए वहां पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। राइट। बेयर मशीन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेयर मशीन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? फर्स्ट वन इज डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस। डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने भी बात किया कि एप्लीकेशंस ऑन ए बेयर मशीन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर रिसोर्सेज, अनलाइक सिस्टम वेयर एन ओएस मैनेजेस दीज रिसोर्सेज। सो बेयर मशीन का हार्डवेयर पर डायरेक्ट एक्सेस होता है, अनलाइक ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर पर या रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है, उसी तरीके से बेयर मशीन को सीधी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेयर मशीन खुद से रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है, या कह सकते हैं कि यूज कर सकता है, राइट, या हैंडल कर सकता है। राइट। नाउ नो ओएस लेयर। सेकंड पॉइंट इज, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बेयर मशीन की, नो ओएस लेयर। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर वहां पर नहीं होती। क्या मतलब इसका? देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लिनक्स एक्सेट्रा प्रेजेंट टू मैनेज रिसोर्सेज, हैंडल इंटरप्ट्स और प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस। बेयर मशीन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ऑलरेडी हम 2 बार बात कर चुके हैं इस बारे में। जैसे कि विंडोज, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, जिनका काम क्या होता है? रिसोर्स को मैनेज करना, इंटरप्ट्स को हैंडल करना और प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस को प्रोवाइड करना। इस सब काम के लिए बेयर मशीन के पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। लो रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, बेयर मशीन कैन बी यूजफुल इन एनवायरमेंट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज एज दे डोंट रिक्वायर देयर ओवरहेड ऑफ एन ओएस। सो बेयर मशीन को ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या कम रिसोर्सेज में लो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स उसको होती है कि कम रिसोर्सेज के अंदर ये सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। राइट। लिमिटेड मल्टीटास्किंग, जब वहां पर रिसोर्सेज कम है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वहां पे क्या होगी? लिमिटेड मल्टीटास्किंग होगी। बेयर मशीन टिपिकली डोंट सपोर्ट मल्टीटास्किंग, रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस कंकरेंटली। राइट। सो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस को रन करना, एग्जीक्यूट करना, बट वहां पर मल्टीटास्किंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मल्टीटास्किंग को परफॉर्म करने वाला टास्क किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है कि सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर फ्रीक्वेंटली स्विच करता रहे। जब वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वहां पर मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती, जिसका मतलब यह है कि हम मल्टीपल टास्क को एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। राइट। बिकॉज देयर इज नॉट एन ओएस टू मैनेज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओएस का एक मेन या कोर फंक्शन क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओएस वहां पर नहीं करेगा क्योंकि वहां पर ओएस नहीं है, इस वजह से वहां पर मल्टीटास्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्बेडेड सिस्टम्स। सो बेयर मशीन आर कॉमनली फाउंड इन एम्बेडेड सिस्टम्स वेयर ए स्पेसिफिक टास्क नीड टू बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली, like in some industrial control systems or specialized hardware devices। so जो बेयर मशीन है वो कहाँ पर फाइंड किया जाता है? एम्बेडेड सिस्टम्स में। अब एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं? एम्बेडेड सिस्टम्स आप इस तरह के सिस्टम्स कह सकते हैं
कि जिनकी वहां पर कोई भी ओएस नहीं होता, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, उसकी कोडिंग डायरेक्टली मदरबोर्ड में की जाती है, डायरेक्टली सिस्टम में उसकी कोडिंग की जाती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप अवन यूज करते हैं, जो भी डिजिटल चीजें आप यूज कर रहे हो, कोई भी अगर आप डिजिटल मशीन यूज कर रहे हैं, तब वहां पर उसकी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग होती है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बट अगर आप अवन यूज कर रहे हैं, जिसको माइक्रोवेव भी बोलते हैं, या वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, डिजिटल वॉशिंग मशीन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तब वहां पर क्या होता है, उन सब की कोडिंग होती है। सो वहां पर वो सब क्या है, वे सब बेयर मशीन है। वहीं पर बेयर मशीन या सो वहीं पर बेयर मशीन फाइंड की जाती है, क्योंकि वे एम्बेडेड सिस्टम से, वहां पर कोई ओएस नहीं है और वो हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, वो हार्डवेयर को डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। अब मान लिया अवन है, अवन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वहां पर एम्बेडेड सिस्टम है, वहां पर जो बेयर मशीन है वही सारे हार्डवेयर को मैनेज कर रही है। कब आपको जो फूड है उसको कितना गर्म करना है, कितना ठंडा करना है, वो सब काम कौन कर रहा है, बेयर मशीन कर रही है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव या अवन, राइट। सो वे सब एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं या इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स जितने भी होते हैं, इन सब में क्या होता है, बेयर मशीन काम करती है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट वन इज बेयर मशीन एप्लीकेशंस। बेयर मशीन के क्या क्या एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू रन ऑन ए बेयर मशीन इज ऑफन रेफर्ड टू एज बेयर मेटल एप्लीकेशंस और बेयर मशीन एप्लीकेशंस, राइट। direct control, users or developers have direct control over the hardware and can optimize performance for specific task। सिंपल सी डेफिनेशन है, आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी, लिमिटेशंस क्या क्या है, नो यूजर इंटरफेस, वहां पर कोई भी यूजर इंटरफेस नहीं है, नो प्रोटेक्शन और मल्टीटास्किंग, ओनली वन प्रोग्राम रन्स एट ए टाइम, कोई भी यूजर इंटरफेस नहीं है। जैसे हम GUI की बात करें, जैसे में विंडोज प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, GUI। क्या है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन प्रोवाइड करता है हमें GUI, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे विंडोज, मैक OS, ये सब हमें एंड्रॉइड GUI प्रोवाइड करता है। बट जब हम बेयर मशीन की बात करते हैं, वहां पर कोई भी इंटरफेस नहीं होगा। नो प्रोटेक्शन और मल्टीटास्किंग, वहां पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होगी, डेटा की प्रोटेक्शन नहीं होगी, कोई भी मल्टीटास्किंग नहीं होगी। मल्टीटास्किंग मतलब जब वहां पे CPU ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, CPU तो है बट वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी यस, CPU है बट वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अभी P1 प्रोसेस चल रही है, P1 से P2 पे स्विच करेगा, P2 से फिर ये P3 पे स्विच करेगा, P3 से फिर से P1 पे स्विच करेगा, एंड P1 से फिर से P2 पे स्विच करेगा। ये कंटिन्यूसली स्विच करता रहेगा, एंड P2 से फिर से P3, P3 से फिर P1, P1 से फिर P2, फिर से P3 एंड फिर P3 से फिर से 1। ये फ्रीक्वेंटली इतनी जल्दी जल्दी टास्क को स्विच करेगा कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन सा टास्क जल्दी परफॉर्म हो रहा है। इसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। बट बेयर मशीन में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी क्योंकि वहां पर OS नहीं है। नेक्स्ट वन इज ओनली वन प्रोग्राम रन एट ए टाइम। वो तो सिंपल सी मल्टीटास्क की बात हो गई है कि एक बार में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। यूज्ड मेनली इन एम्बेडेड सिस्टम्स और वेरी अर्ली कंप्यूटर्स। पुराने कंप्यूटर्स में इसको यूज किया जाता था या एम्बेडेड सिस्टम्स में आज के समय पर इसको यूज किया जाता है। नाउ रेजिडेंट मॉनिटर, राइट, डेफिनेशन की बात करते हैं। ए रेजिडेंट मॉनिटर इज ए सिंपल OS resides in memory and controls job execution। रेजिडेंट मॉनिटर क्या है, एक सिंपल OS है जो क्या करता है, रिसाइड जो रहता है मेमोरी में, मेमोरी के अंदर रहता है, एंड कंट्रोल जॉब एग्जीक्यूशन, जॉब का जो एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करता है, राइट। सिंपल से काफी सिंपल। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो रेजिडेंट मॉनिटर क्या है, एक OS है जो मेमोरी में रहता है और जितनी भी जॉब है, जितनी भी प्रोसेस उनको कंट्रोल करता है।
इट रिप्लेसेस द बेयर मशीन एंड ऑटोमेट्स प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। इसने क्या किया, बेयर मशीन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि बेयर मशीन एक पुराना कह सकते हैं कि पुराने टाइम में पुरानी टेक्नोलॉजी थी, और उसको इसने रिमूव कर दिया, ठीक है, और ऑटोमेटिक कर दिया प्रोग्राम लोडिंग को एंड एग्जीक्यूशन को। अब ऑटोमेटिकली प्रोग्राम लोड हो सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। क्या क्या फंक्शंस है रेजिडेंट मॉनिटर के? जॉब सीक्वेंसिंग, जॉब को सीक्वेंस में लाता है, जैसे हमने देखा ऑटोमेटिक प्रोग्राम लोडिंग, बेसिक एरर हैंडलिंग कर लेता है ये, एंड मिनिमल मेमोरी मैनेजमेंट। इट पेव्ड द वे फॉर बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट। नाउ मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन, डेफिनेशन की बात करते हैं। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज पार्टीशन। मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड पार्टीशन। तो मेमोरी को क्या करेंगे हम, फिक्स्ड साइज में पार्टीशन कर देंगे इसका। ईच पार्टीशन होल्ड्स वन प्रोसेस, हर पार्टीशन को हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस प्रोवाइड कर देंगे। क्या क्या इसकी एडवांटेज रहेगी? सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड इजी टू मैनेज, राइट। कैसे कैसे समझते हैं इसको कि मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन, ये क्या है, मान लीजिए एक मेमोरी है, हमने क्या किया, इसके फिक्स्ड पार्टीशन किए। कैसे? फिक्स साइज में इसको डिवाइड कर दिया एंड अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग क्या कर दिया, पार्टीशन जो है उसको एलोकेट कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। मान लीजिए P1, P2, P3, P4 एंड P5। मेमोरी को अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड कर दिया, पार्टीशन में डिवाइड करके अलग अलग प्रोसेस को एलोकेट कर दिया। सिंपल टू इम्प्लीमेंट, काफी सिंपल इम्प्लीमेंट करना, हमने एक बड़ी मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और अलग अलग मेमोरी को दे दिया, राइट, अलग अलग प्रोसेस को दे दिया। राइट, इजी टू मैनेज करना काफी आसान है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, वेस्टेड मेमोरी इफ प्रोसेस इज स्मॉलर देन पार्टीशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वहां पर हो सकता है। मल्टी प्रोग्राम में विद फिक्स्ड पार्टीशन में क्या हो सकता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है अभी देखेंगे इसको। लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसेस ड्यू टू फिक्स्ड पार्टीशन काउंट। अब मान लीजिए 5 ही हमने यहाँ पे फिक्स किया, मतलब 5 हमने पार्टीशन बनाया, तो हमें पता है कि वहां पर सिर्फ 5 ही प्रोसेस को हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, राइट। 5 से ज्यादा प्रोसेस को हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते। अब आते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या कहता है, वेस्टेड मेमोरी इफ प्रोसेस इज स्मॉलर देन पार्टीशन। अब इसको दूसरा डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है। फिर से समझाना ट्राई करेंगे इसको। ये हमारे पास टोटल साइज है इसका, मान लीजिए 20 KB, 20 किलोबाइट इसका साइज है। अब हमने क्या किया, मान लीजिए 4 MB के हमने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एच इज 4 KB, राइट। पूरे साइज 20 KB है और एक का साइज 4 KB है। अब हमने क्या किया, अब मान लीजिए यहाँ पर प्रोसेस P1 आई। प्रोसेस P1 का जो साइज है वो कितना है, मान लीजिए वह है 3 KB। P1 आई है और इसने कितना स्पेस लिया, 3 KB लिया, ठीक है। दूसरी प्रोसेस आई है P2, मान लीजिए इसने लिया 4 KB, पूरा साइज ले लिया। तीसरी प्रोसेस आई है P3, अब P3 को चाहिए 5 KB। कहां से लेगा 5 KB, क्या ये एलोकेट कर पाएगा, उसको नहीं कर पाएगा, तो भी प्रॉब्लम आ रही है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वहां पे। अब ये क्या लगता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, वो आगे समझेंगे। चलो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हम मान कर चल रहे जितना बड़ा साइज है उससे ज्यादा साइज की कोई भी प्रोसेस नहीं आएगी, ठीक है। P3 इसको भी हमने फिर से इसको 3 KB लिया इसने,
P4 2 KB में काम हो गया इसका, एंड P5 इसने चलो फिर से 4 KB ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, ठीक है, तो अब ये जो स्पेस है, ये जो यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर ये जो स्पेस है, कितना स्पेस बचा है यहाँ पर 1 MB 1 MB एंड 2 MB, टोटल 4 MB का स्पेस यहाँ पर क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, टोटल 4 MB का स्पेस वेस्ट हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। वेस्टेड मेमोरी इफ ए प्रोसेस इज स्मॉलर देन पार्टीशन। पार्टीशन 4 KB का है और मान ली 3 KB का वहां पे कोई प्रोसेस हमने ली है जो 3 KB की लिया है, तब यहाँ पर क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा। राइट, ये क्या है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। सो इसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। एंड ध्यान दीजिए स्टूडेंट, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन या मीडियम लेवल का एक क्वेश्चन आ जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के ऊपर। राइट, आगे बढ़ते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल पार्टीशन। मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल पार्टीशन मतलब पार्टीशन जो है कम या ज्यादा हो सकता है। डेफिनेशन देखते हैं, मेमोरी इज डिवाइडेड डायनेमिकली टू फिट प्रोसेस साइज। ठीक है, मेमोरी को हम डायनेमिकली डिवाइड करते हैं प्रोसेस के साइज को फिट करने के लिए। क्या क्या बेनिफिट्स है, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि जितना साइज हमें लेना है हम मेमोरी कितना ही साइज लेंगे। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, ऑब्वियसली बात है कि मेमोरी का हम बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं कि वहां पे मेमोरी वेस्टेज नहीं होगी। बट क्या प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, गैप्स अपीयर ओवर टाइम। राइट, अब हम आगे समझेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। रिक्वायर्स मेमोरी कंपैक्शन, रीअरेंजिंग प्रोसेसेस। ठीक है, जिसमें बेनिफिट तो है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन है इसमें, बट रिक्वायर्स मेमोरी कंपैक्शन, रीअरेंजिंग प्रोसेस। प्रोसेस को हमें रीअरेंज करना पड़ता है। अब समझते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है उस। ओके, इससे पहले देखते हैं प्रोटेक्शन स्कीम्स, आगे समझेंगे इसको। राइट, यहाँ पर हम समझेंगे अलग से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। उससे पहले समझ लेते हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसके बारे में समझ लेते हैं। राइट, सो प्रोटेक्शन स्कीम्स ऑब्जेक्टिव ensures one process cannot access another's memory space। प्रोटेक्शन स्कीम का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारे पास कि हमें ये इंश्योर करना है कि वन प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस अनदर मेमोरी स्पेस। एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस का मेमोरी स्पेस को एक्सेस ना कर ले, इसी के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोटेक्शन स्कीम्स यूज कर रहे हैं। क्या क्या टेक्निक्स है हमारे पास, बेस रजिस्टर होल्ड्स स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ए प्रोसेस। ये क्या करेगा, हर एक प्रोसेस का जो क्या है स्टार्टिंग एड्रेस है उसको होल्ड करके रखेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी प्रोसेस कहां पर कितना मेमोरी को यूज कर रही है। लिमिट रजिस्टर स्पेसिफाई प्रोसेस मेमोरी लेंथ। ये क्या करेगा, इसके अंदर हम स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन सी प्रोसेस कितना मेमोरी लेगी, जिससे क्या होगा दूसरी प्रोसेस उस मेमोरी को यूज ना कर सके। थर्ड वन इज सेगमेंटेशन एंड पेजिंग प्रोवाइड लॉजिकल आइसोलेशन। सेगमेंटेशन एंड पेजिंग की हेल्प से हम लॉजिकल आइसोलेशन करते हैं, मतलब लॉजिक के बिहाफ पर कुछ लॉजिक लगाएंगे वहां पर, कुछ एल्गोरिथम्स के बिहाफ पर वहां पर उसको हम आइसोलेट कर देंगे। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग मेमोरी को एलोकेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे। प्रोटेक्शन हेल्प्स इन अचीविंग प्रोसेस सिक्योरिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी एंड डिबगिंग। प्रोटेक्शन हमें हेल्प करता है, किस काम में हेल्प करता है, प्रोसेस सिक्योरिटी में हेल्प करता है, सिस्टम स्टेबिलिटी में एंड डीबगिंग में। राइट, नाउ पेजिंग क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बाय डिवाइडिंग मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक। राइट, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर। ये क्या कर रहा है, मेमोरी पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हटा देता है, क्या करके, बाय डिवाइडिंग मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक। फिक्स्ड साइज ब्लॉक में मेमोरी को बना करके ये क्या करता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हटा देता है।
अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वहां पर हट जाएगा, बट वही प्रॉब्लम है, जब फिक्स साइज ब्लॉक है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। सो यहाँ पर देखते हैं पेजेस क्या होते हैं, लॉजिकल ब्लॉक्स, प्रोसेस साइज, कुछ लॉजिकल ब्लॉक्स को हम पेजेस बोलते हैं। फ्रेम्स क्या होते हैं, फिजिकल मेमोरी ब्लॉक्स। एंड पेज टेबल क्या होती है, मैप्स ईच पेज टू ए फ्रेम, हर पेज को एक फ्रेम से जब ऐड करते हैं वहां पर ये पेज टेबल कहलाती है। बेनिफिट्स क्या है, एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, अलाउस नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हमें अलाउ करती है, बट जब यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं जब वहां पर फिक्स साइज ब्लॉक है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वहां पर हो सकता है, राइट। सेगमेंटेशन, डेफिनेशन देखते हैं। सेगमेंटेशन डिवाइड्स मेमोरी इनटू वेरिएबल साइज लॉजिकल सेगमेंट्स सच एज कोड, डेटा, स्टैक। सेगमेंटेशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेगमेंटेशन क्या करता है, डिवाइड करता है मेमोरी को वेरिएबल साइज लॉजिकल सेगमेंट में, यानी वेरिएबल साइज का मतलब यह है कि जिसको हम कम या ज्यादा कर सके वही वेरिएबल साइज है, राइट। Right. So segmentation divide memory into variable size logical segments. तो सेगमेंटेशन क्या करता है, वेरिएबल साइज यानी वो साइज जिसको हम कम या ज्यादा कर सके उसको हम वेरिएबल साइज बोलते हैं। लॉजिकल सेगमेंट में मेमोरी को डिवाइड कर देता है, जैसे कि कोड के बिहाफ पर, डेटा के बिहाफ पर या स्टैक के बिहाफ पर। इस सेगमेंट हैज ए नेम, हर सेगमेंट का एक नेम होगा, बेस होगा एंड एक लिमिट होगी। क्या इसके बेनिफिट्स है, लॉजिकल डिवीजन ऑफ प्रोग्राम्स, सपोर्ट्स प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है, मे सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, वहां पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। दोनों में एक प्रॉब्लम है, मतलब एक में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। और समझने की कोशिश करते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमने देख लिया, अब एक्सटर्नल क्या होता है। सो external fragmentation is an operating system when there is enough total free memory to satisfy a memory request ओके, राइट। सो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये तब ओकर होता है व्हेन देयर इज इनफ टोटल फ्री मेमोरी, जब हमारे पास इनफ मतलब काफी मेमोरी है, फ्री मेमोरी है, टू सेटिस्फाई ए मेमोरी रिक्वेस्ट, एक मेमोरी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए, बट दिस मेमोरी इज स्कैटर्ड इनटू स्मॉल नॉन कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स, राइट। डेफिनेशन को छोड़ देते हैं, अभी हम दोनों में समझने का ट्राई करते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है, हमारे पास मेमोरी है, अब उसमें क्या हुआ, जो ब्लॉक्स है हमारे पास काफी स्पेस है, अगर हम सारे स्पेस को एक साथ कंबाइन कर दे तो हम अलग जो न्यू प्रोसेस की रिक्वेस्ट आ रही है उसको प्रोसेस को प्रोवाइड कर सकते हैं मेमोरी, बट वहां पर क्या हो रहा है, इस तरह की एक जो कह सकते हैं कि सिचुएशन क्रिएट हो रही है। दिस मीन्स द सिस्टम कैन नॉट एलोकेट ए लार्ज कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक इवन दो इनफ टोटल मेमोरी एग्जिस्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेमोरी कॉन्टिग्यूअसली क्या हो रहा है, कॉन्टिग्यूअसली एलोकेट नहीं हो रही है, नॉन कॉन्टिग्यूअसली मेमोरी एलोकेट हो रही है। जहां पे भी इसको स्पेस मिला वहीं पर मेमोरी में हमने क्या करें, एलोकेट कर दी प्रोसेस को, राइट। अब होगा क्या, मान लीजिए सबसे पहले प्रोसेस 4 थी, उसे 20 साइज लिया, अब वहां पर नॉन कॉन्टिग्यूअस है, वहां पर ब्लॉक्स तो कोई बने हुए नहीं है यहाँ पर मेमोरी के अंदर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेगमेंटेशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पूरा ब्लॉक तो होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस 4 आई, अब वहां पे नॉन कॉन्टिग्यूअस नहीं है, थोड़े स्पेस के बाद यहाँ पे प्रोसेस 2 आ गई, ठीक है। अब ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ये क्या है, ये है फ्री स्पेस, ये एक फ्री स्पेस है 40 KB का एंड 10 KB का, जिसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बट हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आएगी, प्रोसेस 5, जो साइज ले रहे हैं 50 KB, स्पेस कितना बचा हुआ हमारे पास 50 KB का, बट क्या हम इस 50 KB की स्पेस को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 40 KB में और 10 KB में, नहीं, ऐसा प्रोसेस को हम डिवाइड नहीं कर सकते।
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, मेमोरी यहाँ पर वेस्टेज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही है। नाउ पेज सेगमेंटेशन, अब पेज सेगमेंटेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं फटाफट से। सो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कंबाइंस पेजिंग एंड सेगमेंटेशन टू यूटिलाइज बेनिफिट ऑफ बोथ। सो पेज सेगमेंटेशन क्या है, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन के दोनों को हमने कंबाइन कर दिया जिससे हमें दोनों के बेनिफिट्स मिल सके। कैसे? सेगमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू पेजेस, सेगमेंट्स को हमने पेज में डिवाइड किया। ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन पेज टेबल, हर सेगमेंट की खुद की पेज टेबल होगी। क्या एडवांटेज है इसकी? लॉजिकल व्यू, सेगमेंट प्लस फिजिकल एफिशिएंसी पेजेस यूज इन इंटेल x86 सिस्टम्स में इसको यूज किया जाता है। सेगमेंट को और प्लस पेज को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया, इसके एडवांटेजेस है। जो सेगमेंट्स है उनको हम पेज में डिवाइड कर देंगे और क्या होगा, हर सेगमेंट की एक पेज टेबल होगी, राइट। सो सेगमेंट को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो ब्लॉक्स है उनको हम पेजेस में डिवाइड कर देंगे और हर पेज की एक टेबल बना देंगे जिससे हमें पता रहेगा कि कौन सेगमेंट कौन प्रोसेस कितनी मेमोरी यूज कर रही है। नाउ वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट देखते हैं वर्चुअल मेमोरी का। डेफिनेशन, वर्चुअल मेमोरी अलाउज execution of processes that may not be entirely in RAM। So virtual memory allow करता है हमें execution of process, उन process का execution that may not be entirely in RAM, जो RAM में enter, जो RAM में नहीं है। It uses disk space, ये डिस्क स्पेस जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है हमारे पास या मतलब परमानेंट मेमोरी होती है, उसके स्पेस को ये यूज करता है टू सिमुलेट मोर रैम, ज्यादा रैम को सिमुलेट करने के लिए। क्या एडवांटेज है इसकी? रन लार्ज प्रोग्राम्स, बड़े प्रोग्राम्स रन कर सकता है क्योंकि रैम हमारे पास छोटी होती है बट सेकेंडरी मेमोरी काफी ज्यादा बड़ी होती है। इंक्रीज मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग को हम इंक्रीज कर सकते हैं। एंड एफिशिएंट मेमोरी यूजेस, राइट। सो इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पेजिंग और सेगमेंटेशन विद डिमांड लोडिंग, राइट। तो इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पेजिंग और सेगमेंटेशन विद डिमांड लोडिंग। तो डिमांड लोडिंग की हेल्प से, डिमांड लोडिंग विद पेजिंग एंड सेगमेंटेशन की हेल्प से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब डिमांड पेजिंग क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इन डिमांड पेजिंग ओनली द रिक्वायर्ड पेजेस ऑफ ए प्रोसेस आर लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन नीडेड। सो डिमांड पेजिंग में क्या होता है, ओनली द रिक्वायर्ड पेजेस, जो पेज रिक्वायर है एक प्रोसेस का उसी को हम लोड करेंगे मेमोरी के अंदर, इसको हम डिमांड पेजिंग बोलते हैं। नाम से पता चला है डिमांड पेजिंग, जिस पेज की डिमांड की गई है उसी को मेमोरी में लोड करेंगे। यहाँ पे एक होता है पेज फॉल्ट। अब पेज फॉल्ट क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है पेज फॉल्ट के बारे में। occurs when a page is not in memory and must be loaded from disk। पेज फॉल्ट कब होता है, जब हमें occurs when a page is not in memory, जब कोई पेज मेमोरी में नहीं है बट एंड मस्ट बी लोडेड फ्रॉम डिस्क, हमें डिस्क के किसी पेज, डिस्क से किसी पेज को लेना है बट वो मेमोरी में नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा। तो इसके डिमांड पेजिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, सेव्स मेमोरी, मेमोरी बचाता है क्योंकि इन डिमांड पेजिंग ओनली द रिक्वायर्ड पेजेस ऑफ ए प्रोसेस आर लोडेड इनटू मेमोरी, कि डिमांड पेजिंग में जो रिक्वायर्ड पेज है किसी प्रोसेस का, जो रिक्वायर्ड पेज है उसी को मेमोरी में लोड किया जाता है, तो उससे मेमोरी सेव हो रही है। रिड्यूसेस लोड टाइम, क्योंकि ज्यादा सारे प्रोसेस को हम एक साथ लोड नहीं कर रहे हैं, रिक्वायर्ड पेज को, जो हमारे पास रिक्वायर्ड पेज है उसी को हम लोड कर रहे हैं, तो जो लोडिंग टाइम है वो रिड्यूस हो रहा है। सपोर्ट्स लार्ज प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, राइट। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग, डिमांड पेजिंग की क्या परफॉर्मेंस होती है, डिमांड पेजिंग इंप्रूव्स मेमोरी यूजेस बट कैन आल्सो कॉज इश्यूज। क्या क्या इश्यूज में आ सकते हैं, मैट्रिक्स, पेज फॉल्ट रेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिसिंग पेजेस, राइट। सो मिसिंग पेजेस की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, पेज फॉल्ट रेट कहलाता है। इफेक्टिव एक्सेस टाइम, EAT, ईट बोलते हैं इसको, इफेक्टिव एक्सेस टाइम इक्वल टू ईट इक्वल टू 1 - P मल्टीप्लाई मेमोरी एक्सेस टाइम
प्लस पी इंटू पेज फॉल्ट। अब ये पी क्या है, ये है प्रोसेस, where p is probability of page fault. So p equal to probability of page fault and effective access time equal to 1 minus p multiply memory access time plus p into page fault time, right? So एक फॉर्मूला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको न्यूमेरिकल आ सकता है, आपसे पूछ लेगा, आपको दे दी जाएगी प्रोबेबिलिटी कि पेज फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, और आपको मेमोरी एक्सेस टाइम दे दिया जाएगा, आपको पेज फॉल्ट टाइम दे दिया जाएगा, पेज फॉल्ट रेट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिसिंग पेजेस, ये सब टर्म्स आपको बता दी गई है। सो आपके पास आ जाएगा कि इफेक्टिव एक्सेस टाइम आपको निकालना है। सो इफेक्टिव एक्सेस टाइम इक्वल टू 1 माइनस पी मल्टीप्लाई मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस पी मल्टीप्लाई पेज फॉल्ट टाइम, where p is probability of a page fault. So optimal performance requires balancing memory uses and page faults. Now page replacement algorithm, पेज रिप्लेसमेंट की क्या क्या एल्गोरिथम्स है। व्हेन मेमोरी इज फुल, जब मेमोरी फुल होती है, वन पेज मस्ट बी रिप्लेस्ड, क्योंकि अनदर नए पेज को आना है, ठीक है। अब हमारे पास मेमोरी के अंदर बहुत सारे पेजेस ऑलरेडी लोडेड है, मेमोरी हमारे पास फुल हो चुकी है, अब नया पेज हमें लाना है। अब हम क्या करेंगे, वन पेज मस्ट बी रिप्लेस्ड, किसी एक पेज को तो रिप्लेस होना होगा। कॉमन एल्गोरिथम क्या क्या, हम कॉमन एल्गोरिथम्स को इसके लिए यूज कर सकते हैं। सो पहले मोस्ट कह सकते हैं इजीएस्ट एल्गोरिथम यूज करते हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओल्डेस्ट पेज रिमूव फर्स्ट, जो मेमोरी में सबसे पहले पेज आया है उसको हम रिमूव कर देंगे, ये एक एल्गोरिथम है, राइट। ये कैसे हेल्प करेगी, क्योंकि एक ऐसा हो सकता है कि मान लो 10 पेजेस है जो मेमोरी में आए हुए हैं और हमारे पास इतनी ही मेमोरी है, मतलब 10 पेज आने पर वो फुल हो गई। सो जो सबसे पहले पेज आया वो सबसे ज्यादा टाइम ले चुका है, तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव कर देंगे। एक एल्गोरिथम हमारे पास ये है। दूसरा एल्गोरिथम है LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज, पेज नॉट यूज रिसेंटली इज रिमूव्ड। जो पेज ज्यादा लास्ट में यूज नहीं किया गया, इसका मतलब उसका काम कंप्लीट हो सकता है, उसका काम कंप्लीट हो गया हो या उसको कम यूज कर रहे हो तो उसको रिमूव कर सकते हैं। ऑप्टिमल, रिप्लेस द पेज दैट वोंट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जो पेज ज्यादा समय तक यूज नहीं किया जाएगा उसको रिमूव कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज क्लोक, सेकंड चांस, यूज ए रेफरेंस बिट टू गिव पेज ए सेकंड चांस, राइट। क्या करेंगे, हर पेज को एक रेफरेंस बिट देंगे कि आपको सेकंड चांस चाहिए या नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो उसको मेमोरी से हटा देंगे। नाउ ट्रेसिंग, अब ट्रेसिंग क्या कहलाते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इंपोर्टेंट है ये भी। ट्रेसिंग occurs when the system spends more time swapping pages in and out of memory than executing processes. So tracing occurs when the system spends more time, जब सिस्टम ज्यादा समय स्पेंड करता है स्वैप करने पर पेज को इन एंड आउट, पेज को मेमोरी में इन करने के लिए और आउट करने के लिए ऑफ मेमोरी देन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, उसके बाद जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो ये सब क्या चलता है, ट्रेसिंग कहलाता है। क्या कॉजेज है, हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, क्योंकि बार बार हमें क्या करना है, मोर टाइम स्वैपिंग, बार बार हमें इन एंड आउट करना पड़ रहा है तो मल्टी प्रोग्रामिंग वहां पर हो रही है। इनसफिशिएंट मेमोरी होगी वहां पर, एंड पूर पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, बार बार पेज को रिप्लेस करना क्या कहलाता है, पूर पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी कहलाता है। सिम्टम्स क्या है, हाई CPU यूटिलाइजेशन ड्रॉप सडनली एंड हैवी डिस्क एक्टिविटी। सॉल्यूशन क्या है, रिड्यूस मल्टी प्रोग्रामिंग लेवल और एलोकेट मोर मेमोरी। सिंपल सी डेफिनेशन है, सब आपके सामने है, काफी आसान है, डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहे हम क्योंकि वन शॉट वीडियो है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमें वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है, ठीक है। तो हर टॉपिक का हम ओवरव्यू ले रहे हैं और ओवरव्यू से आपको समझ में आ भी रहा होगा। बाद में आपको डिटेल में पढ़ना तो उसके नोट्स आप आज जे क्लासी मेड के टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। नाउ कैसे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है कैसे, CACHE, इसको हम कैसे बोलते हैं, कोई भी कैचे नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट कैसे को कैचे बोलते हैं, CACHE, कैचे नहीं, कैचे नहीं है, ये है कैसे। सो कैसे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेशन की बात करें, सो कैसे मेमोरी इज ए स्मॉल
फास्ट मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। कैसे मेमोरी एक स्मॉल मेमोरी होती है, बहुत छोटी मेमोरी होती है, बट काफी ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है। ये क्या करती है, फास्ट मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी क्या है, रैम, राइट। रैम क्या है, मेन मेमोरी है सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। कैसे, दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। अब आपको याद होगा, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है मेमोरी के बारे में, कि रैम में जितनी भी प्रोसेस लोड होती है सब रैम में लोड होती है। अब जो प्रोसेस लोड हो चुकी है रैम में, अब उसको बार उस पर टास्क परफॉर्म हो रहा है या किसी डेटा को हम बार एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, कैसे के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब कैसे के अंदर स्टोर हो जाएगा, स्मॉल डेटा है, मतलब कैसे मेमोरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी मेमोरी है, तो इसलिए हम छोटी मेमोरी यूज करते हैं कैसे की, बट ये काफी ज्यादा फास्ट है। तो इस छोटी सी मेमोरी के अंदर जिस डेटा को बार बार एक्सेस कर रहे हैं उसको स्टोर कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूशन, जो हमारी प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फास्टली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। टाइप्स क्या क्या होता है इसके, L1, L2, L3 बेस्ड ऑन proximity to CPU, direct map, associative, set associative based on organization। L1, L2, L3 क्या है, proximity to CPU and direct map, associative and set associative क्या है, based on organization। गोल क्या रहता है इसका, रिड्यूस CPU एक्सेस टाइम एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस, राइट। काफी सिंपल सी है। नाउ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, डेफिनेशन की बात करते हैं। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है, now so program tends to access a small portion of memory repeatedly over short intervals। तो ये क्या कहता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जब एक प्रोग्राम ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी रिपीटेडली ओवर शॉर्ट इंटरवल्स, राइट। सो प्रोग्राम टेंड्स टू एक्सेस ए, जब कोई प्रोग्राम क्या करता है, मेमोरी के किसी स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी के किसी स्मॉल पोर्शन को बार बार क्या कर रहा है, शॉर्ट टर्म में रिपीटेडली इसको यूज कर रहा है, तब ये क्या कहलाता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहलाता है। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसको हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या है टाइप्स होते हैं इसके, टेम्पोरल लोकेलिटी, स्पेक्चुअल राइट, एंड सिक्वेंशियल लोकेलिटी। सो टेम्पोरल लोकेलिटी क्या होती है, रीयूज ऑफ रिसेंट डेटा इंस्ट्रक्शंस। जब हम रिसेंट यूज डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को रीयूज कर रहे हैं, फिर से यूज कर रहे हैं, तो टेम्पोरल लोकेलिटी कहलाता है। स्पेटियल लोकेलिटी, एक्सेस नियर बाई मेमोरी लोकेशंस, जब जो नियर बाई मेमोरी लोकेशंस है उसको यूज करना स्पेटियल लोकेलिटी कहलाता है। एंड सिक्वेंशियल लोकेलिटी इज एक्सेसिंग कोड इन सीक्वेंस, कोड को सीक्वेंस में एक्सेस करना ही सीक्वेंसिंग लोकेलिटी कहलाता है। यूज इन कैसे डिजाइन, डिमांड पेजिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। कैसे डिजाइन में इसको यूज किया जाता है, डिमांड पेजिंग में इसको यूज किया जाता है, एंड ऑप्टिमाइजेशन में इसको यूज किया जाता है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं समरी। आज की समरी क्या है, आज हमने क्या क्या सीखा इसके बारे में जानते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट ये पॉइंट्स होता है। समरी जब जितने भी वन शॉट वीडियो हैं सबके लास्ट में मैंने आपको समरी दी हुई है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। एफिशिएंट एग्जीक्यूशन के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है मेमोरी मैनेजमेंट। फिक्स्ड वेरिएबल पार्टीशन, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन डिफाइंस एलोकेशन स्ट्रेटजीज। तो फिक्स्ड या वेरिएबल पार्टीशन या पेजिंग या सेगमेंटेशन क्या है,
मेमोरी एलोकेशन की स्ट्रेटेजी है, अलग अलग एल्गोरिथम्स है, अलग अलग टेक्निक्स है, राइट। वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग एक्सटेंड फिजिकल मेमोरी। सो वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग क्या करता है, फिजिकल मेमोरी को एक्सटेंड करता है। गुड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज एंड प्रोडक्शन मैकेनिज्म प्रिवेंट ट्रेसिंग, राइट। सो ये सब चीजें आज की समरी है। नाउ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीन्यूट से। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। आप पहले लिख सकते हैं पेजिंग के बारे में, अब पेजिंग क्या होता है पहले आप पेजिंग के बारे में बताइए, ठीक है। उसके बाद आप बताइए सेगमेंटेशन के बारे में। अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं उसकी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। फिर आप बताइए सेगमेंटेशन के बारे में। फिर आप लिखिए डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। इस तरीके करके आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए और बाद में एक अलग से ऊपर ये हेडिंग आ जाएगी, बीच में भी लाइन खींचकर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, आपको कोई भी नंबर यहाँ पर कट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज डिफाइन ट्रेसिंग एंड इट्स कॉजेस। ट्रेसिंग क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होता है, लास्ट में मैंने बताया आपको। एक्सप्लेन डिमांड पेजिंग एंड पेज फॉल्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। नाउ नेम एनी टू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, किन्हीं भी दो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में हमें बताना है। यहाँ पर आप पहले बता सकते हैं रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या कहलाती है, फिर दो के नाम लिख सकते हैं FCFS, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। इसके अलावा हमने और भी देखी है, क्या क्या देखी है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। राइट, ये रही FIFO, LRU, लिस्ट सेंट्रल यूज, ऑप्टिमल एंड क्लोक। सो ये सब क्या है, एल्गोरिथम्स है, किस काम के लिए, पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिथम्स है ये सब। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये मैंने लास्ट में आपको बताई है। तो स्टूडेंट्स आज के साथ अपनी वन शॉट वीडियो को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज की इस वन शॉट वीडियो में हमने यूनिट 4 के जितने भी सिलेबस है, जितने भी टॉपिक्स है, उन सबको अच्छे से कवर कर लिया है। उम्मीद है वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज के में काफी मेहनत से वीडियो बनाई गई है। जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी डेफिनेशंस है, उसको शॉर्ट में मैंने लिखा है। कुछ स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं कि सर क्या ये इतना कंटेंट इनफ है कि हम उससे पेपर में लिखकर आ जाए। नहीं, इतना कंटेंट बिल्कुल भी इनफ नहीं है। अगर आपको जितना भी मैंने आपको समझाया, मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं। अगर मैं पूरा कंटेंट, पूरा आंसर आपको बताने लग जाऊंगा तो एक वन शॉट वीडियो 4 से 5 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आपको डिटेल में खुद से पढ़ना होगा, खुद से आप जो नोट्स है उनसे प्रिपेयर कीजिए। बट हाँ, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उतना जरूर है कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस इनमें से रहने वाले हैं, राइट। सो आज ही इस वन शॉट वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड साथ ही आप जेई क्लासेस मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। सो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।